बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर रागली, इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 8 वेव्स का। इसमें आज हम वेव्स की चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एमडीकेट के स्टूडेंट्स हों, ईटा के स्टूडेंट्स हों या किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, इन सब के लिए इस चैप्टर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट मटेरियल मौजूद है। एंड आई होप कि ये एक लेक्चर इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ को कवर कर लेगा और इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके सामने किसी टेस्ट में आ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वो आपके सामने एक्सप्लोर कर दूँ। बाकी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ साथ करते जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव्स को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स, फिर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वेव्स के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी, इंटेंसिटी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर पीरियडिक वेव्स की बात करेंगे, उनकी शेप, उसके मुख्तलिफ टाइप्स और उसके हवाले से यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल उनके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में एक अहम चीज़ यानी उनकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के मुताबिक जो हम बात करेंगे वहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम स्पीड ऑफ साउंड लेंगे और फिर एयर में स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे जाएंगे, उसमें इंटरफेरेंस की बात करेंगे, बीट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर हमें इस लेक्चर में इनमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हो सकता है सुपरपोजिशन में नेक्स्ट लेक्चर के लिए पोस्टपोन कर दूँ। सो प्रोग्रेसिव वेव पे अगर हम बात कर लें, प्रोग्रेसिव वेव्स जो है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकूं, ये वो वेव्स हैं कि जिनको आप कैरियर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। एंड दे कैरी एनर्जी विदाउट कैरिंग मास। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो किसी मीडियम के अंदर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। ये मास को कैरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए से ये एनर्जी लेके जाते हैं और पॉइंट बी तक वो एनर्जी पहुँचाती हैं। अब ये मैंने एक सिंपल वेव की शेप बनाई है, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, ये उनमें से एक वेव है। लेकिन याद रहे इस पॉइंट का कोई अगर मास है यहाँ पर और इस पॉइंट से ये यहाँ तक एनर्जी लेके जाता है, इसमें ये मास साथ में ट्रांसफ़र नहीं होता, तो प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती हैं दे प्रोपेगेट एनर्जी एंड मोमेंटम। मैंने मोमेंटम भी साथ में लिखा है। वेव्स जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं वो एनर्जी लेके जाते हैं, लेकिन वो साथ में उनका मोमेंटम भी लेके जाते हैं, मास नहीं लेके जा सकते। फिर इसकी हम दो टाइप्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक एक वो प्रोपिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वो वेव्स जिनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है और उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और फिर वो वेव्स कि जो बग़ैर किसी मीडियम के प्रोपिगेट करने की सलाहियत रखती हैं और उनको फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये फिर फर्दर इसकी जो है टाइप्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन दे प्रोपेगेट एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। आप लोगों ने ये डेफिनेशन वेव की देखी होगी, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो मीडियम जो है वो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के लिए ज़रूरी होता है। तो उसकी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, इसमें हम कह सकते हैं जी मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, and then we have matter waves. So मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इस तरह की वेव्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं ऑर्डिनरी वेव मैकेनिक्स के ज़रिए। लेकिन ये जो मैटर वेव्स हैं ये क्वांटम मैकेनिकल हैं और इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। और ये वेव वो वेव्स हैं
थोड़ा सा इस पे बात करता हूँ, फिर उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इस पे मैटर वेव्स को अभी हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। वो मॉडर्न फिजिक्स के जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर इस पे बात होगी। लेकिन दीज आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ एक तरह की वेव एसोसिएटेड होती है। ये क्वांटम मैकेनिकल एक कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली ने पेश किया था कि मैटर जो है इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव इन सम केसेस, एंड देन इफ मैटर इज़ अ वेव, उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो वो उसने प्रिडिक्ट किया था h डिवाइडेड बाई p इज़ द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये चीज़ें आप मॉडर्न फिजिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र कर लिया। एक और तरह की वेव्स हैं, इनको उन दो टाइप्स के साथ मिक्स नहीं करना। बाकी जो दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें ये जो मैकेनिकल है दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इनको प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, और इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें, वाटर की सरफेस पे वेव्स ऑन रोप, स्ट्रेच, आपने कोई रस्सी स्ट्रेच की हुई है, उसके अंदर आप वेव्स पैदा करते हैं, एंड साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं दे आर मैकेनिकल, दे नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। और इस पे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं कि जो है वी कैन नॉट लिसन on the earth the explosions that take place on the sun, because sound waves need मीडियम। अगर सन के ऊपर एक्सप्लोजन्स होती हैं, उनको हम यहाँ ज़मीन पे इसलिए नहीं सुन सकते कि रास्ते में वैक्यूम है, और साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको प्रोपेगेट होने के लिए, इनको प्रोपेगेट करने की, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सन की जो एक्सप्लोजन या किसी भी स्टार के ऊपर या खला में कहीं पे भी एक्सप्लोजन होती है, हम ज़मीन पे उसको नहीं सुन सकेंगे। और आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी जार के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन रख के वहाँ से सिरिंज के ज़रिए एयर एवेकुएट करें, अपने मोबाइल फ़ोन को कॉल करें, और आप देखेंगे कि आप वो साउंड नहीं सुन पा रहे रिंगटोन का। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स जो हैं दे नीड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। देन वाटर की सरफेस पे जो वेव्स होती हैं आपने नोटिस की होंगी, तो दे आर मैकेनिकल वेव्स। देन रस्सी जो स्ट्रेच है उसमें जो वेव्स है वो भी मैकेनिकल वेव्स है। अब वेव को पैदा करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मीडियम की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि उसमें से वेव प्रोपेगेट कर सके, उस पर भी बात करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मैक्सवेल की वेव थ्योरी के मुताबिक मैक्सवेल जो है उसने फैराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ, गास लॉ, इन सब लॉज को मिलाकर 4 इक्वेशंस डिज़ाइन किए, और उनके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रिडिक्ट की। उसने कहा कि लाइट जो है
consists of oscillating electric and magnetic fields which propagate energy with the speed of light। मैक्सवेल ने ये मैंने अपने अल्फाज में वो बात लिखी, इसका मतलब है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट उसमें से एक स्पेशल केस है। लाइट हम विजिबल लाइट को कहते हैं। ये एक्सरेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी रेंज है। इंफ्रारेड भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये वो वेव्स हैं जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। नो नीड ऑफ मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट, इन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेशंस हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये उन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते हैं और वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस किया भी है। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ इसका जिक्र किया कि ये भी जो है एक टाइप है वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरेज हैं, इंफ्रारेड है, इसका पूरे स्पेक्ट्रम है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम कम से कम इस तरतीब से याद हो कि किन की वेवलेंथ कम होती है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है। मैं एक आर्डर बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं शुरू करूँगा इंतहाई लो एनर्जी वेव्स से, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल। और विजिबल की जगह मैं सारे कलर्स लिखूँगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये विजिबल हो गए। और फिर इसके बाद यूवी, अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज रेडियो वेव्स जो हैं इनकी अगर आप वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये वेवलेंथ कम होती जाती है। तो आप इस तरह से याद रखें कि वेवलेंथ इस साइड से इस साइड तक कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की होगी, जो लिस्ट मैंने बनाई है इसमें, और सबसे कम कॉस्मिक रेडिएशंस की होगी। कॉस्मिक वो रेडिएशंस होती है जो आउटर स्पेस से आती हैं, कॉस्मोस से आती हैं, गैलेक्टिक डस्ट से आती हैं, मुख्तलिफ स्टार्स से आती हैं, उनको कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत कम होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसीज़ की बात करूं तो वो इस साइड पे बहुत कम होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाती हैं फ्रीक्वेंसीज़। ठीक है, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और फिर वो बढ़ते 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 कॉस्मिक की सबसे ज़्यादा होगी। ये तरतीब याद रखें। फिर एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी एनर्जी कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ज़्यादा होती जाती हैं। तो ये आर्डर एनर्जीज़ का भी याद रखें इस तरतीब से। फिर अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट वेव के लिए जब आप यूज़ करते हैं तब वो मॉडर्न फिज़िक्स में बात चली जाती है। मॉडर्न फिज़िक्स में आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन बहरहाल एक तरतीब याद रखने के लिए मोमेंटम भी एनर्जी के हिसाब से चेंज होता है। मतलब जिस तरतीब से एनर्जी इंक्रीज़ होती है उसी हिसाब से मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। मोमेंटम उस फार्मूला से आप कर सकते हैं h/λ। कॉन्टन ने ये फार्मूला दिया था, इस पे हम मॉडर्न फिज़िक्स में बात करेंगे। बहरहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इसको नोट कर लें। और ये सारे वैसे ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए। इसमें विजिबल मैंने इस तरतीब से लिखी है ROYGBIV। कुछ लोग यहाँ पर इसको रोएगी बीवी इस तरह से भी कहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हम कहें कि बीवी रोएगी। रोते हम हैं, बीवियाँ नहीं रोती। बहरहाल
ये आर्डर याद रखें। इसके बाद हम प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप्स देखेंगे। एक तो इस हवाले से हमने इसकी टाइप्स बनाई कि किस तरह से एनर्जी प्रोपेगेट हो सकती है, तो वो हमने ये चीज़ें डिस्कस की। एक जो मैंने एंड में टाइप लिखी थी मैटर वेव्स, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट मैंने कहा मॉडर्न फिजिक्स है। बाकी दो में जो है एनर्जी इस तरह से ट्रांसफ़र होती है कि साथ में मास ट्रांसफ़र नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं इसकी प्रोपेगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स की, तो दो टाइप्स हो सकती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? ये द वेव्स इन विच प्रोपेगेशन is perpendicular to vibration। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो वाइब्रेशन है, ये फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और इसके अंदर ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं और इस रस्सी के अंदर जो है वो टेंशन है और ये इलास्टिक है। किसी मीडियम के अंदर जब आप वेव्स पैदा करना चाहते हैं तो उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए और उसके पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड हों, आपस में इंडिपेंडेंट ना हो, उनके पार्टिकल्स में एक कनेक्शन हो, कपलिंग मौजूद हो। ये पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में कपल्ड हैं और अगर एक पार्टिकल को मैं ऊपर मूव करूंगा तो उसके साथ ये दूसरा भी मूव करेगा, ये तीसरा भी मूव करेगा, चौथा भी मूव करेगा। जितने भी पार्टिकल्स उस रस्सी में हैं वो सारे ऐसे ऊपर चले जाएंगे। फिर जब मैं इसको वापस लाऊंगा इस पॉइंट पे तो ये इन पॉइंट्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो कुछ देर बाद ये पॉइंट जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो पार्टिकल्स है वापस नीचे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और फिर अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और फिर इसको वापस ऊपर ले जाऊं तो ये एक कंप्लीट वेव बन जाएगी। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसवर्स वेव्स पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रेच स्ट्रिंग, कहीं से रस्सी को एक जगह से बांध लें और उसको स्ट्रेच करें। आप इस रस्सी को ऊपर मोशन देंगे, इस तरह से पार्टिकल्स आपके साथ ऊपर जाएंगे, फिर मीन पे आएँ, फिर नीचे लाएँ और फिर मीन पे लेके जाएं। तो इस तरह से जो ऑरिजिन होता है किसी भी वेव का, दैट इज़ ऑसिलेटर। कोई ऑसिलेटर होता है जो कि वेव ओरिजिनेट करता है, कोई ना कोई वाइब्रेशन हर वेव के पीछे होती है। तो इट्स अ सोर्स, ऑसिलेटर इज़ अ सोर्स ऑफ वेव्स एंड दैट सोर्स, फॉर एग्जांपल आपने इसको बांधा है तो आप ऑसिलेट करते हैं तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और जो फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की होती है वही फ्रीक्वेंसी उन वेव्स की होती है। लेकिन वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह की वेव्स को कहेंगे कि जिसके अंदर एनर्जी जो है इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल प्रोपेगेट हो रही है और पार्टिकल्स जो हैं अप डाउन मोशन कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स की और वेव्स की जो प्रोपेगेशन है और पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इस तरह की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव्स हैं। वाटर सरफेस पे आप देख सकते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। लेकिन वाटर की जो वेव्स हैं बुनियादी तौर पे वो कम्प्लेक्स होती हैं, उसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें पैरेलल कंपोनेंट्स भी होते हैं टू द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं। और पार्टिकल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, जिसमें अलॉन्ग द प्रोपेगेशन भी एक कंपोनेंट होता है और परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन भी एक कंपोनेंट होता है। तो बहरहाल फेडरल और केपी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स में लिखा है। तो अगर आपके टेस्ट में आ जाता है तो आप इसको ट्रांसवर्स वेव मान सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस तरह होती हैं?
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है इनमें जो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी होती है दैट इज पैरेलल टू वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल आप एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लें और इसके इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल आप एक मोशन दी, जिस तरह आपने यहाँ पर ऑसिलेशन की और इससे वेव्स प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर आप इस तरह करें कि इसको थोड़ा सा आगे मूव करें, फिर मीन पे ले आए, फिर पीछे ले जाएं और फिर यहाँ पे ले आए। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद, एक कंप्लीट वाइब्रेशन के बाद आप यहाँ पर एक कंप्लीट वेव जनरेट कर लेते हैं और वो जो है एक कंप्रेशन जो आपने इस तरह से जनरेट की, ये कंप्रेशन आगे को प्रोपेगेट करता है। अभी ये कंप्रेशन इधर है तो कुछ टाइम के बाद ये कंप्रेशन इधर पहुंच गया होगा और जहाँ से वो कंप्रेशन गुजर जाता है वहाँ पे रियरफेक्शन आ जाता है, यानी यहाँ का जो पार्टिकल है वो इस तरह ऑसिलेशन करता है, जबकि यहाँ से एनर्जी जो प्रोपेगेट कर रही है वो इस तरह है। तो एनर्जी की प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पार्टिकल कभी एंटी पैरेलल भी मूव कर सकते हैं, बहरहाल एक ही लाइन में हैं। तो इस तरह की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा है और वो जो है, ठीक है, ये कोई आवाज़ निकाल रहा है एक बंदा और साउंड वेव्स है, यहाँ पर सामने जो है एयर के मालिक्यूल्स हैं उनको वो एनर्जी दे रहा है और वो पार्टिकल्स जो है एयर के पार्टिकल्स आपस में जो है करीब करीब आ जाते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स करीब करीब आए थे और यहाँ पर एक कंप्रेशन जनरेट हो जाती है और वो आगे की तरफ फिर प्रोपेगेट करती है। यहाँ पर और भी पार्टिकल्स एयर के मौजूद हैं, तो ये कंप्रेशन इस तरह इसमें आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है। तो इस तरह की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जिसमें प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये फॉर एग्जांपल एक ट्रांसवर्स वेव है और इस ट्रांसवर्स वेव में एक ये जो ऊपर होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट भी कहते हैं और इसको पीक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे है इसको ट्रफ कहा जाता है या फिर इसको वैली भी कहते हैं, वैली, ठीक है। तो नशेब व फराज, ये नशेब है, ये जो ऊपर है ये फराज है। तो ये जो इक्विलिब्रियम लाइन से या मीन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की या रोप की, उससे ऊपर के हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, उससे नीचे के हिस्से को ट्रफ कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और इस केस में जहाँ पर कंप्रेशन होती है, मतलब ये करीब करीब आते हैं, इसको हम सी यानी कंप्रेशन कहेंगे। और जहाँ पार्टिकल्स आपस में दूर दूर हों वहाँ यानी स्ट्रेच हुए हों तो उसको हम रियरफेक्शन कहेंगे। तो कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस, ये आपको ये बात याद होनी चाहिए। और यहाँ से आप एक और चीज़ देख सकते हैं, कंप्रेशन के अंदर जो है आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर कंप्रेशन होती है वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, और रियरफेक्शन के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है जबकि प्रेशर कम होता है। सो ये अहम बातें हैं, इसके मुतालिक ये आपको याद होनी चाहिए। फिर ट्रांसवर्स वेव्स में एक और एग्जांपल भी अहम एग्जांपल, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स हैं, और वो हमें कैसे पता चला कि ट्रांसवर्स है, इसके लिए एक इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है वेव्स की जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। सो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं इनको पोलराइज किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में एक दफ़ा आ चुका है कि जी which of the following cannot
बी पोलराइज्ड। ऑप्शंस में आपको ये दिया गया होता है एक्सरेज, रेडियो वेव्स, waves on a stretch string, ultrasonic waves। इसमें अगर आप देखें एक्स रेज, रेडियो वेव्स या वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये तीनों ट्रांसवर्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, जबकि अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड वेव्स हैं, इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो ये इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी एग्जांपल आपको ट्रांसवर्स वेव्स की दे, वो इनको पोलराइज किया जा सकता है, जबकि अल्ट्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक या साउंड वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है, तो इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। और पोलराइजेशन है क्या चीज़? पोलराइजेशन इस तरह है कि आप वेव्स को एक पार्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेशन पे मजबूर करते हैं। पार्टिकल्स को, अगर मैकेनिकल वेव्स हैं या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो उनको एक पार्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेशन पे अगर आप मजबूर कर दें वेव्स को, तो उनको हम कहते हैं पोलराइज्ड वेव्स, प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए ट्रांसवर्स है कि उनको पोलराइज किया जा सकता है। और फिर हम बात करेंगे जी पीरियाडिक वेव्स की। पीरियाडिक वेव्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पे पीरियाडिक वेव्स के बाद आते हैं। पीरियाडिक वेव्स जो हैं, अगर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह लगातार आप किसी मीडियम के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करें, तो ये ट्रेन ऑफ वेव्स जो है, जो एक दूसरे के बाद पैदा हो रही हैं, इनको हम पीरियाडिक वेव्स कहते हैं। और ये जो है, ये प्रोपेगेट करती है। मैंने थोड़ा सा इनको प्रॉपर नहीं बनाया। बहरहाल ये पीरियाडिक वेव्स हैं और इसमें आपको पीक भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको वैलीज़ भी नज़र आ रही हैं, और ये एक से ज़्यादा वेव्स हैं, ट्रेन ऑफ वेव्स हैं। तो एक दूसरे के बाद पैदा होने वाली वेव्स को हम पीरियाडिक वेव्स कहते हैं। और जब हम बातें कर रहे होते हैं तो वो भी पीरियाडिक वेव्स होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। कंप्रेशन जो है वो मूव करती है मीडियम के अंदर। इन पीरियाडिक वेव्स को की एक अहमियत है। मैंने यहाँ पे इसको ड्रा किया है। तो इनमें से मैं अगर एक वेव की बात करूँ, एक वेव से मुराद जो रेगुलर इंटरवल्स हैं, जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, लेकिन ये एक कंप्लीट वेव है, फिर ये एक कंप्लीट वेव है, फिर ये एक कंप्लीट वेव है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स जो हैं, ये वेव्स जो हैं इस रस्सी के अंदर जा रहे हैं और हमने इसकी पिक्चर निकाली है। ये एक पार्टिकुलर टाइम पे इधर होंगे, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल्स की पोजीशन कुछ और हो सकती है। ये चीज़ अहम है कि आपको ये पता हो कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो लेवल्स के दरमियान ऑसिलेट करते हैं, इन दो लेवल्स के दरमियान। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बड़ा बनाऊं तो ये इस तरह होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इस वक्त इधर है, कुछ टाइम के बाद वो नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमने एक स्नैपशॉट लिया है। और ये सारे पार्टिकल, तो हर पार्टिकल की अपनी एक हाइट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। और इस हिसाब से हर पार्टिकल जो है वो खुद अपनी एक ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में लिंक्ड हैं। तो किसी दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि जो एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ
नीचे जाते हैं, उनको हम कहते हैं द पार्टिकल्स इन फेज़, कि वो एक ही फेज़ में है। तो इन दो के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इसकी अगर हम वेवलेंथ की डिफिनीशन करें तो इज़ द पॉइंट बिटवीन टू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। तो इस एक पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें कुछ देर के बाद ये एक दूसरा, अगर हम इसकी दूसरी पिक्चर लें उसी ट्रेन ऑफ वेव्स की, तो ये इस तरह से होगी, कुछ आगे को मूव हो चुका होगा, ये वेव आगे को गई होगी और ये वाली सिचुएशन होगी। तो जो पॉइंट पहले इधर था अब कहीं और चला गया है, या जो पॉइंट अब ये इधर था ना जब ब्लैक में था तो ये इधर चला गया ऊपर, और जो पॉइंट ऊपर था आप देखें वो नीचे आ गया है। तो पार्टिकल्स जो हैं इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी आगे की तरफ प्रोपिगेट कर रही है। तो ये पीरियडिक वेव्स में ज़्यादा होती हैं। फिर अगर हम मज़ीद भी कैरेक्टरिस्टिक देखें, वेवलेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वेव की लेंथ। सो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ सेम फेज, जिनका फेज़ एक जैसे हो। और वेवलेंथ फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं, फेज़ मैंने पहले भी कहा कि एक साथ ऊपर जाते हो एक साथ नीचे जाते हो तो इनका फेज़ एक जैसे होता है। और वेवलेंथ के बाद टाइम पीरियड, तो उस पॉइंट का ऑसिलेशन का जो पीरियड है, ज़ाहिर है हर एक पॉइंट एक ऑसिलेटर है और उस ऑसिलेटर का एक टाइम पीरियड होता है। सो द टाइम taken by a wave to pass a point, किसी पॉइंट से पास होने में एक वेव जितना टाइम लेती है तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा हर एक पार्टिकल एक ऑसिलेटर है, तो एक पार्टिकल एक वेव इस पे आती है, वो पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, दूसरी वेव आती है दूसरी ऑसिलेशन करता है। तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम की ऑसिलेशन है वो वही होती है जो सोर्स की होती है। तो same is source, is that of source। जो सोर्स का टाइम पीरियड होता है वही वेव्स का टाइम पीरियड होता है। मीडियम चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता और फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल इसी तरह है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितनी वेव्स किसी पॉइंट से पास होती हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है और तो इसका यूनिट जो है हर्ट्ज़ है और 1 हर्ट्ज़ जो है 1 सेकेंड इनवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसका याद रहे रिमेन्स सेम व्हेन वेव enters from one medium to another। ये याद रहे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, टाइम पीरियड सेम रहता है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड जो है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। सो आप जानते हैं इट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम। सो हियर द डिस्टेंस इज वेव लेंथ लैम्डा एंड द टाइम इज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट टाइम वेवलेंथ जो है जितने टाइम में कंप्लीट वेव पास होती है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये वेव की स्पीड है और जैसे टाइम पीरियड जो है 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा हम लिख सकते हैं
तो इसमें ये बात याद रहे कि अमूमन जो है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने कहा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव इंटर होता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो वी और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। तो जिस मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में वेवलेंथ कम होती है वहाँ पे स्पीड भी कम होगी। दूसरा, जब आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो उसमें सी कांस्टेंट होता है। हाँ, स्पीड तो सी के इक्वल होता है, तो फिर वहाँ पर लिखते हैं सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम कहते हैं एफ इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। फिर चाहे रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, सब की स्पीड सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो फिर वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है उनको इनवर्सली रिलेट किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी ये बात है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेड लाइट जाती है तो उसकी स्पीड जो है सेम रहती है। कुछ ऐसे मीडिया होते हैं डिस्पर्शन जिसमें हो जाती है, डिस्पर्सिव मीडिया, वहाँ पर जो है स्पीड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाती है, तो फिर वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो सकती है। बहरहाल जब स्पीड कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ये स्पीड का जनरल फार्मूला है। फिर स्पीड ट्रांसवर्स वेव्स की है या लॉन्गिट्यूडनल की है, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड है वो उसका फार्मूला v इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी इसको कहते हैं, मास डिवाइडेड बाई लेंथ। और अगर यहाँ पे पुट कर लूँ तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, लेंथ ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, और नीचे मास आ जाएगा, इसको m/l भी लिख सकते हैं। सो ये v है, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का, और उसमें ये टेंशन, उस तार के अंदर टेंशन है, उस वायर की लेंथ और उसका मास। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला है। जबकि साउंड के लिए या लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, कंप्रेशनल वेव्स के लिए यहाँ पे मैं लिख लूँगा, तो कंप्रेशनल के लिए जनरल जो फार्मूला है दैट इज़ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई रो। ई जो है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी मीडियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम। साउंड के केस में फिर इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में इलास्टिसिटी और डेंसिटी का रेशो लेना है और फिर डिसाइड करना है किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करें एनर्जी की, किसी वेव की एनर्जी किस तरह होती है, तो एनर्जी जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और मैं ये लिख सकता हूँ कि कांस्टेंट टाइम द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आप जिस भी वेव की बात करें अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर हम इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ डबल्ड, एनर्जी इज़ क्वाड्रपल्ड, यानी 4 गुना हो जाएगी एम्पलीट्यूड के डबल होने से, एम्पलीट्यूड के हाफ होने से एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं, ये असल में हम एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर लेते हैं। और एनर्जी ज़्यादा होने से फिर इंटेंसिटी, चूँकि इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाई एरिया होता है, तो अगर पावर जो है, पावर आप जानते हैं, इंटेंसिटी को मैं जे से शो करूँगा, P डिवाइडेड बाई ए, या पावर की जगह एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कि कोई सोर्स है वेव्स का या वेव्स हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं। तो जिन चीज़ों पे एनर्जी डिपेंड करती है, ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी उसी तरह से एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और फिर एक और चीज़ भी इसमें है, आप अगर इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे भी, यानी ये जो इंटेंसिटी है ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे भी
डिपेंड करती है। और इसका फार्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल सकता है जब हमने ऑसिलेटर के केस में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ये लिखा था। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद थी पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल एनर्जी में ऑसिलेटर के केस में। तो ये आपको याद हो कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि इसमें नीचे एरिया है, तो इंटेंसिटी जो है एरिया के इन्वर्सली रिलेटेड है, या आप ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले तो अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाती है स्टार की या किसी लाइट सोर्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा दैट इज़ 2 पाई एफ। ये भी वही फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, लेकिन ये रेडियन पर सेकेंड में जब हम इसको लेते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, और ये हर्ट्ज में होती है।